आज कहानी में हम बात करने वाले हैं मुख्तार अंसारी की। वो मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल की भूमि से आता है, वो भूमि जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से अफीम, अपराध और आईएएस ये तीन खूब निकलते हैं। वो मुख्तार अंसारी जिसके दादाजी एक जमाने में महात्मा गांधी बापू के साथ काम करते थे और 1926 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। वो मुख्तार अंसारी जिसके नाना को महावीर चक्र मिला क्योंकि 1947 में उन्होंने युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई थी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। वो मुख्तार अंसारी जिसके चाचा देश के उपराष्ट्रपति बने। वो मुख्तार अंसारी जो खुद 5 बार लगातार विधायक बना, 3 बार जेल में रहकर बना। वो मुख्तार अंसारी जिसके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने कई बार चुनाव जीता। वो मुख्तार अंसारी जिसका छोटा भाई भी लगातार चुनाव जीता। वो मुख्तार अंसारी जिसका एक बेटा शूटर है। वो मुख्तार अंसारी जिस पर हत्या की कोशिश करने, दंगा फैलाने, हथियारों के जरिए डर का माहौल बनाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और ऐसे बहुतेरे आरोप लगे हुए हैं। वो मुख्तार अंसारी जिसने बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े गोलियों से भुनवा दिया था। सिर्फ उन्हें नहीं, उनके साथ 6 और लोगों को 500 गोलियां मार के भुनवा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आज मुख्तार अंसारी का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी की पेशी है 29 अप्रैल को गाजीपुर में। मुख्तार अंसारी जिसे पंजाब जेल में सारे ऐशो आराम मिले, जिसकी वजह से अब तमाम अधिकारियों पर पंजाब में कार्रवाई हो रही है क्योंकि उन्होंने मुख्तार को राजपाट वाली जिंदगी वहां दे दी। वो मुख्तार अंसारी जो फिलहाल बांदा जेल में है। वो मुख्तार अंसारी जिसे पेशी के दौरान अपनी हत्या का डर सता रहा है। वो मुख्तार अंसारी जिस पर योगी सरकार ने जब एक लिस्ट बनाई 60 अपराधियों की, तो उसमें उसका भी नाम निकल कर आता है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्तार क्या यही वजह से चर्चा में है? तो जवाब है नहीं। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी का परिवार यूं तो एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आता है जिसका बड़ा मान सम्मान है। जैसा हमने आपको बताया कि नाना फौज में थे, दादाजी जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, महात्मा गांधी के साथ काम किया है। पिता की बात करेंगे तो एक साफ सुथरी छवि वाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। खुद इसने बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत करी। लेकिन कृष्णानंद राय हत्याकांड जहां पर गोलियों की बौछार हो गई थी और इसने एक बड़ी मैसेजिंग दी थी, उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। और यह घटना अतीक और इस व्यक्ति मुख्तार में काफी सिमिलरिटीज पैदा करती है। दोनों की छवि जो है वो कुछ लोगों के लिए रॉबिन हुड तो बाकी लोगों के लिए माफिया। मुख्तार के परिवार के बारे में आपको विस्तृत जानकारी हम दें उससे पहले यह मामला आपको बता देते हैं कृष्णानंद राय हत्याकांड का। दरअसल मुख्तार और अतीक में जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है वो है अहम की, ईगो की। हमारी जगह पर तुम कैसे चुनाव जीत सकते हो, और यही देखने को मिला। मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में जो पारंपरिक सीट है जहां पर उसका भाई लगातार 1986 से चुनाव जीत रहा था, साल 2002 में वहां पर चुनाव जीत जाते हैं बीजेपी से कृष्णानंद राय। और यह बात मुख्तार को नागवार गुजर जाती है, कुछ उसी तरह से जैसे अतीक अहमद को नागवार गुजरी थी जब उसके भाई अशद जो भी उनका नाम था, उनको हरा दिया था राजू पाल ने। यहां पर कृष्णानंद राय ने हराया। फिर कहा जाता है कृष्णानंद राय जो उस दौर में एक बाहुबली के बड़े करीबी थे, उस बाहुबली के साथ मिलकर उन्होंने वो चुनाव जीता था। वो अतीक पर एक हमला करते हैं और अतीक बच जाता है। और इसके बाद अतीक अहमद उनसे बदला लेने की ठानता और फिर जो कुछ हुआ वो आज तक लोग भुला नहीं पाए। लोग उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। एक विधायक जो टाटा सुमो गाड़ी, जिसे बुलेट प्रूफ गाड़ी कहा जाता है, उस दौर में थी, उस गाड़ी को एक कार्यक्रम से जब वो लौट रहे थे तो बीच सड़क पर रोक लिया जाता है। चारों तरफ से रास्ता जो था वो आने जाने का था नहीं, दाएं बाएं का। और इसके बाद 1 2 3 4 100 200 300 नहीं बल्कि 500 गोलियां उस गाड़ी पर दाग दी जाती है। एक ऐसा शूट आउट जिसे लोग भुला नहीं पाए। 500 गोलियां दाग दी गई ताकि अंदर जो लोग हैं वो जीवित ना बचे। और एक आदमी नहीं मरा बल्कि कृष्णानंद राय समेत 6 और जो लोग थे, कुल मिलाकर 7 लोग, 7 की मौत हो जाती है। 7 की लाश जो है वो छलनी हो जाती है।
और ये कहा जाता है कि ये 500 गोलियां इसलिए नहीं मारी गई थी ताकि वो मर जाए। ये 500 गोलियां इसलिए मारी गई थी ताकि एक पॉलिटिकल मैसेज चला जाए कि तुमने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, तुम चुनाव जीते, तुम हमें चैलेंज कर रहे थे, हमारी हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, हमने तुम्हें तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे विधायकी क्षेत्र में, तुम्हारे लोगों के बीच में आकर 1-2 नहीं 500 गोली मार दी है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट कृष्ण अंद्राई जीते थे। 1986 से वो सीट अफजाल अंसारी के पास थी। पहली बार वो चुनाव हारा था, 3 साल हुए थे और 3 साल बाद ये हत्याकांड को अंजाम दिया था। और ये वही साल था जब अतीक अहमद ने उधर राजूपाल की हत्या करवाई थी। उसमें भी वजह वही थी, उसके भाई को राजूपाल ने चुनाव हरा दिया था। इस बात को अतीक बर्दाश्त नहीं कर पाया और अतीक ने फिर राजूपाल की सरेआम हत्या करवा दी। और यहां मुख्तार ने, तारीख 29 नवंबर थी, उस वक्त मुख्तार अंसारी जो हैं वो जेल के अंदर थे और इनका एक टॉप शूटर हुआ करता था मुन्ना बजरंगी। जैसे अतीक के पास गुड्डू मुस्लिम है, ऐसे ही इनके पास मुन्ना बजरंगी हुआ करता था और मुन्ना बजरंगी की मदद से उस शूटआउट को अंजाम दिया गया। अतीक भी जेल में था जब उमेश पाल को मारा गया और मुख्तार अंसारी भी तब जेल में थे जब कृष्णानंद राय को मारा गया। कृष्णानंद राय के बारे में कहा जाता है कि उस दौर में मुख्तार के एक बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे ब्रिजेश सिंह, उनकी मदद करते थे। ब्रिजेश सिंह बाहुबल में थे, कृष्णानंद राय सियासत में थे और दोनों के गठजोड़ ने मुख्तार की नींव हिलानी शुरू कर दी थी। मुख्तार ने उनको मरवाया। हालांकि मुख्तार जो है वो बीते 18 साल से जेल में है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 साल से जेल में बंद रहते हुए भी उनके खिलाफ हत्या के खाने, जिसमें गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ 8 मामले दर्ज हैं जेल के अंदर रहते हुए। और इस मामले में भी ऐसा ही था। यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले के जो गवाह थे उनको भी मुख्तार अंसारी ने मरवा दिया। और सिर्फ यही नहीं, इस मामले से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको लगातार वो किनारे करते गए। लेकिन अब इसी मामले को लेकर उनकी एक पेशी है, गैंगस्टर एक्ट उन पर लगा हुआ है और सबूतों के अभाव में हालांकि मुख्तार कई मामलों में बचे, लेकिन अब मुख्तार को अपने जीवन का डर सता रहा है। हालांकि अपराधियों का केवल 2 अंजाम होता है, या तो पुलिस मार देती है या उनकी बिरादरी कोई मार देता है। मुन्ना बजरंगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुख्तार का राइट हैंड था, सारे शूटआउट को अंजाम दिया, 2018 में बागपत जेल में उसकी हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। अतीक ने भी कभी कहा था कि या तो पुलिस वाला मारी या हमरे बिरादरी कोनो मार दी। और वही घटना यहां भी देखने को मिली। हालांकि 2005 में मुख्तार ने एक और बड़ा कांड किया था, दंगे करवाने का। और भरत मिलाप चल रहा था, मऊ में दंगे हुए, तब एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जहां मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में AK-47 लेकर लहराते हुए घूम रहे थे और दंगाग्रस्त इलाकों में घूमने की तस्वीरें आई। मऊ दंगों के बाद जो तस्वीर थी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद मुख्तार को गाजीपुर में मुख्तार ने खुद सरेंडर कर दिया था अक्टूबर के महीने में। और उसके बाद से बीते 15-18 सालों में वो जेल में है। जेल से ही पूरा अपना सिस्टम जो ऑपरेट करते हैं। 3 बार जेल के अंदर रहकर वो चुनाव जीत चुका है। पहले भी जेल में था, तब भी चुनाव जीता, बाद में भी जेल में गया, तब भी चुनाव जीता। लेकिन अब सोचने वाली बात यह कि मुख्तार अंसारी का क्या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही है? तो जवाब है नहीं। हमने आपको शुरू में कहा था कि पूर्वांचल के इलाके में 3 चीजें फेमस हैं, अफीम, अपराध और IAS। और इनके परिवार के लोग जो हैं वो भी अच्छे सभ्य भले परिवार। मुख्तार के परिवार की बात की जाए तो गाजीपुर में मुख्तार के परिवार को प्रथम राजनीतिक परिवार के तौर पर जाना जाता है। मुख्तार के जो दादाजी हैं उनका नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और साल 1926 से लेकर 1927 के बीच में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर साहब जो हैं वो महात्मा गांधी जी के साथ देश की स्वतंत्रता में भूमिका निभा रहे थे और ये उनका पोता है। यही नहीं, इनके नाना जो हैं उनका नाम ब्रिगेडियर उस्मान है और साल 1947 में जो जंग हुई थी इनके नाना ने देश की तरफ से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और इसी वजह से उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। अब यह भी अपने आप में दिलचस्प है कि महावीर चक्र से उन्हें नवाजा गया जिसके लड़के पर आज जिसके नाती पर आज गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, हत्या के आरोप लग रहे हैं, बहुतेरे मामले ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं।
इनके परिवार की बात की जाए तो इनके पिताजी जो हैं उनका नाम सुभान अल्लाह अंसारी, और सुभान अल्लाह अंसारी साहब जो हैं वो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आते थे, साफ सुथरी इमेज वाले थे। लूट मार घसोट उनके जीवन में नहीं रहा है। इनके 2 लड़के भी हैं, एक का नाम शायद उमर अंसारी है और दूसरा लड़का जो है उसका नाम है अब्बास अंसारी। अब्बास शॉट गन शूटिंग के चैंपियन भी रह चुके हैं। अब्बास अंसारी ने साल 2017 में चुनाव भी लड़ा था। घोसी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। 7,000 वोटों से वो हार गए थे। इससे पहले हमने आपको बताया कि वो शॉटगन शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं। एक और बेटा है उमर अंसारी, जो फिलहाल बाहर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव जब हुए थे उस दौरान वो आया था और अपने पिता के लिए काफी प्रचार प्रसार भी उसने किया था। इनके जो भाई अफजाल हैं वो भी कई बार के विधायक रह चुके हैं। 2004 में वो सांसद भी बने थे। तो जिस परिवार में, अरे हाँ, इनके चाचा जी डॉक्टर हामिद अंसारी, कैसे भूल सकते हैं आप, वो भी इन्हीं के परिवार में है। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि एक परिवार में महान लोग भी हैं और एक परिवार में ऐसे लोग भी हैं। इनकी पत्नी फरार है। आज इनके परिवार में अधिकतम लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमे भी राजनीतिक मुकदमे अलग होते हैं। हत्या की कोशिश करने, दंगे भड़काने, हथियारों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने, जमीन कब्जा करने, रेलवे टेंडर से लेकर तमाम टेंडर को हथियाने, मामले भी बहुत बड़े बड़े मामले हैं। इनकी पत्नी फरार चल रही हैं। बेटे पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। सोचने वाली बात है, एक ही परिवार में इतने अलग अलग लोग क्यों, कैसे? अतीक अहमद ने पहली हत्याकांड को अंजाम दिया था साल 1989 में। मुख्तार अंसारी ने पहली हत्याकांड को अंजाम दिया था साल 1988 में। पहला केस जो दर्ज हुआ था वो मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर सच्चिदानंद राय करके एक व्यक्ति थे जिनको मुख्तार ने मार दिया था। उस वक्त पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम आपराधिक गतिविधियों में निकलकर सामने आया। इसके बाद त्रिभुवन सिंह नाम के एक व्यक्ति थे बनारस में, उनको इन्होंने मार दिया। त्रिभुवन सिंह जो थे वो उस वक्त एक और माफिया थे ब्रिजेश सिंह, उनके काफी करीबी थे। ब्रिजेश सिंह अभी भी हैं। मुख्तार और ब्रिजेश के बीच में लड़ाई जो थी वो ठेकेदारी को लेकर थी। ब्रिजेश गैंग ठेकेदारी पर कब्जा कर रहा था, मुख्तार वाले उससे वापस ले रहे थे। 18 साल से वो जेल में बंद है। हमने आपको पहले बताया कि 18 साल में 8 से 10 हत्या के मामले इन पर दर्ज हो गए हैं। हत्या के बाकी जो मामले हैं वो अलग है। कुल मिलाकर इन पर तकरीबन 61 केस दर्ज हुए थे और 18 केस जो हैं वो इन पर हत्या के हैं और 10 हत्या के प्रयास के हैं। तो 28 मामला जो है वो हत्या या हत्या से जुड़ा हुआ दर्ज है। लेकिन सिर्फ ये मामले यहीं तक नहीं है। इनके ऊपर टाडा लगा है, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, इनके ऊपर NSA लग चुका है, इनके ऊपर आर्म्स एक्ट लग चुका है, इनके ऊपर मकोका एक्ट लग चुका है। हालांकि मुख्तार अंसारी के ज्यादातर मामले जो हैं उनमें या तो गवाह मर गए, गवाह ने बयान बदल दिया, या वकील ने पैरवी करने में कमजोरी कर दी और इसका असर यह हुआ कि कई मामलों में ये बरी हो गए। लेकिन समय बदला और अब मुख्तार अंसारी के बारे में आपको एक बात और बता दें कि 1995 में पहली बार ये कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए क्योंकि इनके पिता जो थे सुभान अल्लाह अंसारी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से थे, इसलिए भी कम्युनिस्ट में जाते हैं। फिर 1996 में ये बसपा चले आते हैं और बसपा में जिला अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। उसी साल बसपा इनको टिकट देती है और ये चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2002 में और 2007 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। वहां से लेकर ये लगातार 2017 तक चुनाव जीतते हैं। 2007, 2012 और 2017 तक चुनाव जीतते हैं। पिछला चुनाव जो था 2022 में अपनी राजनीतिक विरासत जो है इनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी, उसको ये दे देते हैं और अपना फिलहाल ये बाकी चीजें फोकस करते हैं। हालांकि योगी सरकार ने इन पर कब्जा जो है वो शुरू कर दिया है और इनकी 448 करोड़ की संपत्ति है वो अब तक जब्त हो चुकी है। इनकी पत्नी अफशा अंसारी, जिन पर 50,000 रुपए का इनाम है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। अब्बास अंसारी की प्रॉपर्टी है। भाई सिबतुल्ला और ये जो है अफजाल अंसारी, इनकी प्रॉपर्टियां हैं। यूपी के अलावा 127 करोड़ की बेनामी संपत्तियां हैं जिस पर कब्जा कर दिया गया और लगातार जो है वो कार्रवाई हो रही है। 83 गैर लाइसेंसी हथियार इनके कब्जे कर लिए गए हैं और कई ऐसे मामले हैं जिन पर अब बहुत कायदे से पैरवी की जा रही है और उसमें इनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसी एक मामले में 29 अप्रैल को इनकी पेशी है, जिसको लेकर इनको डर लग रहा है कहीं गाड़ी ना पलट जाए या कोई आकर इनको मार ना जाए। फिर याद कीजिए, अपराधी का अंजाम वही होता है, या तो पुलिस वाले। लेकिन इस पूरी कहानी में जब आप पलट कर देखते हैं तो अतीक अहमद और मुख्तार में 3-4 चीजें कॉमन है। एक कॉमन ये है कि अतीक अहमद और मुख्तार दोनों जो हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी में काफी पॉपुलर है।
एक वर्ग उनको रॉबिन हुड का दर्जा देता है और दूसरा वर्ग जो है वो उनको अपराधी, माफिया, डकैत, अब तो इन पर टाडा वाडा भी लगा है, एनएसए लगा है, तो और बड़ी जो भी आप संज्ञा दे सकते हैं वो मानता है। उसकी एक वजह यह हो सकती है कि रॉबिन हुड की छवि इसलिए आती है कि आपने किसी आदमी से 10 रुपया ले लिया, छीन लिया, आपने रेलवे का टेंडर छीन लिया 2 आदमी को मांग के, 10 रुपया में 7 रुपया 8 रुपया आपने अपने पास रखा, 2 रुपया लोगों में बांट दिया। जिनको 2 रुपया दिया आपने वो तो आपके नाम का नारा लगा रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के केस में निकल कर आता है। दूसरा, आप दोनों ने जो राजनीतिक हत्याएं करवाई, चाहे उमेश पाल के पहले राजू पाल विधायक की हत्या हो या यहां कृष्णानंद राय विधायक की हत्या हो, दोनों ने जब अलग अलग पार्टियों में विधायक की हत्या करवाई तो उसका बदला दूसरी पार्टियों ने लिया। मायावती की सरकार आई तो उसने राजू पाल हत्याकांड को लेकर अतीक को ग्रिल किया था, और यहां बीजेपी की सरकार है तो कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर मुख्तार को ग्रिल कर रही है। दोनों का राजनीतिक संरक्षण कम हुआ तो दोनों कमजोर हो गए और विधायक को मारने के चक्कर में परिवार फंस गया। और अब क्या होगा वो ये सारी कहानी सुनने के बाद, समझने के बाद हमें यह समझ में आता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आप जितने भी बाहुबलियों का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी, श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर जो लगातार बाहुबल में फंसा रहा और खासतौर पर जिन्होंने ये सरकार में रहते लोगों को मरवा दिया, उनका हश्र एक ही हुआ है जो अतीक अहमद ने बहुत पहले कह दिया था कि या तो हम में पुलिस मारी या हमरे बिरादरी कोई मार देगा। लेकिन मुख्तार अंसारी केस में जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अतीक अहमद के केस में पिता तांगे वाला था, गरीब परिवार से आता था, पैसा नहीं था, बाहुबल चाहिए था, सारी चीजें थी। मुख्तार के परिवार में ऐसा नहीं था। मुख्तार के परिवार में नाना देश के लिए कुर्बान हो गए थे, महावीर चक्र मिला है, दादाजी महात्मा गांधी के साथ देश की आजादी में लड़े, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे, पिताजी खुद एक सीधे साधे व्यक्ति रहे और जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम किया। वो ट्रांसफॉर्मेशन समझना बड़ा जरूरी है कि वो क्यों हुआ और उसका असर परिवार की आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा, वो देखने वाली बात है। ये कहानियां सुनने में आपको फैसिनेट कर सकती हैं, रोमांचित दे सकती हैं कि इतनी ताकत है, लेकिन बुराई की उम्र छोटी होती है। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो आपका भी हश्र वही होगा जो श्री प्रकाश शुक्ला, अतीक अहमद या अब मुख्तार को डर